वह एक काली सुनसान रात थी। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मेरा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर था। आज मेरे पति भी घर पर नहीं थे। बहुत तेज बिजली के गरजने की आवाज़ आ रही थी और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली के चमकने और गरजने से मुझे तो हमेशा से ही बहुत डर लगता था, पर आज यहाँ और भी ज़्यादा डर लग रहा था। दरअसल बात यह है कि यह मेरी शादी होने के बाद की पहली बारिश थी। आप सब तो जानते ही हैं, हर औरत चाहती है कि वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बाद की पहली बारिश अपने पति के साथ ही गुजारे। मैं भी यही चाहती थी। आज सुबह से ही सोच भी रखी थी कि आज तो बहुत बारिश हो रही है। जब शाम को राज आएंगे तो मैं और वह छत पर बने कमरे में आराम से चाय और पकौड़े एंजॉय करेंगे। मेरे हस्बैंड को पकौड़े बहुत पसंद है, लेकिन शाम होते होते राज का फ़ोन आया कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से सारी सड़कें बंद हो गई है। बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, तो आज घर नहीं आ रहे हैं, ऑफिस में ही रुक जाएंगे। मैं नीचे गई और नीचे जाकर अपने ससुर जी को बात बता दिया कि राज का फ़ोन आया था। वह बोल रहे थे कि वह आज घर पर नहीं आ पाएंगे। तो मेरे ससुर जी ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो, वो रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो अक्सर पहले भी बारिश के टाइम पर वो ऑफिस में ही रुक जाया करता था। तुम जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। मैं अपने कमरे में गई, लेकिन यह बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी रात के करीब 1:30 बजे हुए थे कि बिजली कड़कने की आवाज़ और तेज़ हो गई। मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। मेरी तो मानो जान ही निकल गई थी। मैंने सोचा कि नीचे ही चली जाती हूँ। मैं यहाँ ऊपर कमरे में अब अकेले नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा कि आज रात को अपनी ननद के साथ ही उसके कमरे में सो जाती हूँ। यहाँ पर सोना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। डरते डरते मैं अपने कमरे से बाहर निकली और बहुत ही मुश्किल से नीचे तक पहुँची। मेरे ससुर जी का कमरा और मेरी ननद का कमरा नीचे ही था और मेरा कमरा ऊपर था। वहाँ अकेले रहने की वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था। बारिश की वजह से लाइट भी चली गई थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं बड़ी ही मुश्किल से नीचे उतरी। अपनी ननद के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही ननद के कमरे के दरवाजे को हाथ लगाया तो वह खुद खुलता चला गया। शायद अंदर से उन्होंने लॉक नहीं लगाया था। लाइट ना होने की वजह से यहाँ भी अंधेरा ही था। एक मोमबत्ती जल रही थी, जिससे बड़ी मध्यम मध्यम रोशनी आ रही थी। जैसे ही अंदर बेड पर मेरी नज़र पड़ी, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। ऐसा लग रहा था कि यह क्या देख लिया मैंने। आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था मुझे, पर जो दिख रहा था उसे कैसे गलत मान लेती। साथ ही साथ वह दर्द भरी सिसकियों की आवाज़ मुझे बेचैन कर रही थी। मेरी ननद मधु बिस्तर पर लेटी मेरे ससुर को वो अपने ऊपर से हटने के लिए कह रही थी। मेरी तो मानो हाथ पैर कांपने लगे, दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ समय के लिए तो लगा क्या करूं? कोई अपनी खुद की बेटी के साथ ही इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकता है? मधु की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। मधु लगातार मेरे ससुर को हटने के लिए कह रही थी, पर वह थे कि जबरदस्ती करे जा रहे थे। कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसके दर्द का एहसास मुझे बखूबी हो रहा था। मधु एक बिन माँ की बच्ची थी। मेरी सास का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो गया था। भगवान जाने मेरी ननद के साथ ये सब कब से हो रहा था। उसने कभी किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? आज मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि क्यों मधु इस तरीके का व्यवहार करती थी। क्यों उसकी आंखों में हमेशा एक दर्द का एहसास होता था। क्यों उसे देखकर हमेशा ऐसा लगता कि जिससे वह कुछ छुपा रही हो। मुझे तो इस घर में शादी करके आए हुए अभी 1 साल ही हुए थे। मैं और राज एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं पर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ साल प्यार में गुजारने के बाद राज ने रिश्ता मेरे घर भेज दिया। मेरे माँ बाप को राज से कोई परेशानी नहीं थी। वह बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान थे। राज के पापा ही हमारे घर यह रिश्ता लेकर गए थे। वैसे भी मेरे ससुराल में कोई ज़्यादा लोग थे भी नहीं। सिर्फ मेरे ससुर, मेरे पति और मेरी ननद थी, वह भी छोटी। मेरे घर वालों को कोई ख़ास परेशानी थी भी नहीं।
मेरे माँ पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी और फिर मेरी और राज की शादी धूमधाम से हो भी गई। हाँ, यह ज़रूर था, मैंने बहुत सुन रखा था कि नंदें खराब ही होती है, घर में आग लगाती है। भाभी की तो कभी भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जब मैं आई और अपनी छोटी ननद से मिली तो वो बिल्कुल उसके विपरीत थी। अपने घर से तो मैं बहुत सोच समझ कर ही आई थी कि कोई बात नहीं, अगर मेरी छोटी ननद मुझे परेशान करेगी तो मैं देख लूँगी। लेकिन यहाँ आकर जब मैं अपनी ननद से मिली तो वह एक बहुत ही शांत और सुलझी हुई लड़की थी। वह अपना ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजारती थी, किसी से ना ज़्यादा बोलना ना ज़्यादा बात करना, अपने आप में ही रहती थी। कॉलेज से भी वापस आकर हमेशा अपने कमरे में बंद हो जाती थी। मुझे तो उसे खाना खाने के लिए भी ज़बरदस्ती बाहर बुलाना पड़ता था, पर वह अक्सर खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती थी। मुझे लगा कि शायद वह इस तरीके की इंसान है जो ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, पर आज समझ में आ रहा था कि वह ऐसे क्यों थी। मैंने मधु को बहुत समझाया कि मधु, बाहर हमारे साथ बैठो, मेरे साथ बाहर चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। पर वह हमेशा यही कहती थी, भाभी मेरे पास बहुत काम होता है, कॉलेज की भी पढ़ाई करनी होती है, तो मुझे खुद ही समय नहीं मिलता। मैंने कई बार राज से भी बात की, इस बात का जिक्र राज से भी किया कि अगर तुम्हारी बहन इस तरीके से ही रहेगी तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है, इससे बाहर लोगों से मिलना जुलना चाहिए। तो राज ने मुझे बताया वह हमेशा से ऐसी नहीं थी, वह बहुत ही खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, लेकिन जब से माँ का देहांत हुआ है उसके बाद से वह बहुत शांत हो गई है। नहीं तो उसे ज़बरदस्ती चुप कराना पड़ता था, हमेशा बोलती रहती थी, लेकिन माँ के जाने के बाद अचानक से बदल गई। राज कहने लगे, तुम भी ज़्यादा उसे लेकर परेशान मत हो, उसे थोड़े समय की ज़रूरत है, धीरे धीरे वह ठीक हो जाएगी। वैसे भी पापा तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। राज की बातों को सुनकर मैंने भी मधु से बातचीत करना थोड़ा कम ही कर दिया था। अब मैं उसे ज़बरदस्ती किसी काम के लिए नहीं कहा करती थी। मुझे कहीं न कहीं लगने लगा था कि एक तरीके से तो अच्छा ही है, वह घर के किसी मामले में कुछ नहीं बोलती। कम से कम मुझे मधु की वजह से कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। मेरे ससुर जी उसे बहुत प्यार करते थे, एक छोटे बच्चे की तरह उसका ध्यान रखते थे, उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते थे। उसे कब क्या खाना है, क्या पीना है, कब कॉलेज जाना है, इन सब चीज़ों का ध्यान मेरे ससुर जी ही रखा करते थे। उसे देखकर तो मुझे कभी कभी लगता था कि मधु कितनी किस्मत वाली है कि उसे इतना प्यार करने वाले पापा मिले हैं। वह अक्सर मधु को अपने पास बिठाकर ही खाना खिलाते थे, यहाँ तक कि खाना भी उसके कमरे में ही लेकर जाते थे। लेकिन मधु का व्यवहार अपने पापा के लिए बिल्कुल अलग था। वह कभी भी उनकी किसी बात का जवाब नहीं देती थी, हमेशा उनसे उखरी उखरी रहती थी। पता नहीं क्यों, अगर किसी को इतना प्यार करने वाले पापा मिले तो वह हमेशा तो उनसे ही चिपका रहेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। मेरे ससुर तो मधु के लिए अक्सर उसकी पसंद का खाना, फल और उसकी पसंद की ड्रेस सब कुछ लाया करते थे, लेकिन वह हमेशा ऐसे ही बर्ताव करती थी जिससे उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अक्सर तो हम यही देखते हैं कि अगर माँ ना हो तो बच्चा अपने पापा के और भी करीब आ जाता है, लेकिन यहाँ उसका बिल्कुल उल्टा था। वह तो अपने पापा से बहुत दूर भागती थी। मेरे ससुराल में मेरे लिए सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, मैं एक बहुत ही शानदार ज़िंदगी जी रही थी। राज की बातों के बाद मैं ज़्यादा मधु के व्यवहार के बारे में सोचती भी नहीं थी। मुझे बस यही लगता था कि होते हैं कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, हम उनका व्यवहार नहीं बदल सकते। शादी के शुरुआती दिनों में मैंने इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि मेरा और राज का कमरा ऊपर में था, तो मैं फटाफट नीचे का सारा काम ख़त्म करके ऊपर चली जाती थी और मैं और राज एक दूसरे को भरपूर समय दिया करते थे। हमें आसपास हो रही किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बस एक दूसरे में मगन रहते थे। कभी एहसास भी नहीं हुआ कि शायद हमारे आसपास कुछ गलत भी हो रहा है। एक दिन जब मैं सब्जी काट रही थी और मेरे ससुर जी बाहर से हाथ में कुछ फल लिए आए, उस टाइम मधु भी मेरे पास ही बैठी थी। वह फटाफट से किचन में गए, वहाँ से चाकू और प्लेट लाए और फलों को काट कर
मधु को अपने हाथों से खिलाने लगे। मधु ने पहले तो एक दो बार मना किया, लेकिन वह बार बार उसे बोल रहे थे खाने के लिए, तो उसने 2-3 टुकड़े अपने मुंह में डाले और बहुत ही तेजी से वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं ये सब कुछ देखते ही रह गई। पहले तो मुझे यही लगा था कि वह कितनी लकी है, उसे इतना ज़्यादा प्यार करने वाले पापा मिले हैं, पर एक वह है जो इस तरीके का व्यवहार करती है उनके साथ। लेकिन मेरी नज़रों को मेरे ससुर जी ने समझ लिया था। वह कहने लगे कि कुछ नहीं, थोड़ा सा मुझसे नाराज़ चल रही है, अभी ठीक हो जाएगी। वह हमेशा यही सोचती है कि उसकी माँ के जाने की वजह मैं हूँ। उसे लगता है कि मैंने उसकी माँ का सही समय पर इलाज नहीं कराया। अगर मैं करा देता तो उसकी माँ आज उसके साथ होती। पर बेटा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मैंने उसे बचा नहीं पाया। बहुत पैसा लगाया था उसकी माँ के इलाज में, लेकिन शायद उसकी किस्मत में उतनी ही ज़िंदगी लिखी थी। वह हम सबको इतनी कोशिश के बाद भी हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। बस इसी बात से वह मुझसे उखरी उखरी रहती है। ये बात बताते हुए मेरे ससुर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तरफ उन्होंने इस उम्र में अपनी पत्नी को खोया, अपनी पत्नी के जाने का दुख, अकेलेपन का दुख, ऊपर से बेटी का इस तरीके का रवैया उन्हें कितना दुख देता होगा। यह सोचकर, उनकी ऐसी बातें सुनकर मैंने उन्हें बहुत ही प्यार से कहा कि पापा, यह बस एक समय है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। धीरे धीरे वक्त के साथ मधु भी सब कुछ समझ जाएगी, आप बस कोशिश करते रहिए। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और वहां से उठकर मधु के कमरे की तरफ चले गए। एक बार तो मेरा भी मन किया कि मैं भी दोनों के साथ जाकर ही बैठ जाती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा उन दोनों को उनके समय की ज़रूरत है, बीच में क्यों जाऊँ मैं, और वापस किचन में अपना काम करने के लिए चली आई। जब से मैं इस घर में आई थी, तब से मैं हर रोज़ यही सब बात देख रही थी। मेरी ननद का इसी तरीके का व्यवहार अपने पापा के लिए और मेरे ससुर जी का उतना ही प्यार अपनी बेटी के लिए। वह हमेशा उसको मनाने की कोशिश किया करते थे, हमेशा उसके आगे पीछे घूमा करते थे। मुझे तो अपने घर में ऐसा प्यार कभी नहीं मिला। अपने घर में 5वें नंबर की बेटी थी मैं, और मेरा एक भाई था। हमेशा सारा प्यार मेरे भाई को मिला। हम बहनों को तो घर की कामवाली की तरह रखते थे। ना पापा ने कभी हमसे सही तरीके से बात की और ना ही हमारी ज़रूरत को पूरा की। बेशक अपनी जिम्मेदारी को निभाई, लेकिन मधु तो कितनी खुशनसीब थी। उसके पापा उसकी इतनी परवाह और इतना प्यार करते थे। यह खुशनसीबी हर बेटी को नहीं मिलती। मधु के नसीब में थी। मेरे पापा और मेरे बीच के फासले तो इतने ज़्यादा थे कि अगर हमें कोई बात भी करनी होती तो हम सब हमेशा अपनी माँ से बात किया करते थे, पापा से कोई बात नहीं की। मुझे क्या पता था कि मेरे ससुर का मधु के लिए इतना प्यार सिर्फ और सिर्फ एक हवस थी। उनका मकसद मुझे आज समझ में आ रहा था। आज अगर मौसम ना होता ऐसा, तो शायद मैं आज भी नहीं जान पाती। जब मैं उस रात उस कमरे में गई तो यह सब देखकर मैं सन्न रह गई। मेरे ससुर मधु के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। वह कितनी नाकाम कोशिश कर रही थी कि उन्हें दूर करे, पर उन्होंने उसे ज़ोर से पकड़ रखा था कि वह उससे छूट नहीं पा रहे थे। मेरे ससुर अपनी वासना में इतने लीन थे कि उन्हें मेरे आने तक की भनक नहीं लगी। उन पर तो आज कोई शैतान सवार था। पूरे कमरे में सिर्फ मधु की सिसकियां गूंज रही थी। विरोध करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद रोज रोज विरोध करके बहुत थक चुकी थी। आज मुझे मधु का व्यवहार बहुत अच्छे से समझ आ रहा था और अपने ससुर का व्यवहार भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि वह हमेशा उसके आगे पीछे क्यों घूमा करते थे, क्यों उसका इतना ख्याल रखते थे, और क्यों मेरी ननद हमेशा इतनी डरी सहमी रहती थी, क्यों किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्यों हमेशा अपने आप को कमरे में बंद रखती थी। उसकी एक एक बात मुझे आज बहुत अच्छे से याद आ रही थी। कुछ ही देर में मेरे ससुर को मेरी मौजूदगी महसूस हुई। वह फटाफट मधु को छोड़कर पलटे और मुझे वहां देखकर बुरी तरह से चौंक गए। शायद वह सोच भी नहीं सकते थे कि मैंने ऐसी इतनी रात को उन्हें नीचे आकर देख लिया। मुझे वहां पाकर तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वह मुझसे कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें, कुछ चाहिए क्या?
उनकी इतनी हिम्मत देखकर तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था। मैंने आगे बढ़कर मधु का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे छुपा लिया। उसके हाथ पैर सब कुछ बहुत तेजी से कांप रहे थे। मैंने अपने ससुर से कहा कि आप चुपचाप अभी यहाँ से बाहर चले जाइए। अगर बाप आप जैसे हो तो बाप ना होना ही बेहतर है। मेरे मुंह से अपने लिए इस तरीके के शब्दों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे और कहने लगे कि तुम ज़्यादा मत बोलो, किसी ने मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काया है। मैं तो यह सब कुछ देखकर हैरान थी। सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी है। उसके बावजूद वह मुझे कह रहे थे यह सब झूठ है। मैंने उन्हें चिल्लाते हुए कहा, आप अपना मुंह बंद करिए और अभी इसी वक्त बाहर निकल जाइए। और अब मैं यह आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर आप यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। पुलिस की धमकी सुनते ही वह घबराकर कमरे से बाहर चले गए। मैंने फटाफट आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मधु की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन पता नहीं उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मधु ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उसे कुछ देर रोने दिया। जब थोड़ी देर बाद उसका बोझ थोड़ा कम हुआ तो उसने मुझे खुद ही सब कुछ बताया। मधु कहने लगी, मेरी उम्र करीब 7 साल थी जब माँ ने दूसरी शादी की थी। मैंने कहा, मेरी माँ मतलब? मधु की इस बात को सुनते ही मैंने उससे सवाल किया, तो क्या फिर तुम राज की सगी बहन नहीं हो? उसने कहा ना में जवाब दिया। उसने आगे कहा, जब मैं 7 साल की थी तो मेरे पापा इस दुनिया से चले गए और उनके जाने के बाद माँ ने राज भैया के पापा से शादी कर ली। वह हमेशा से ही मेरा और भैया दोनों का बहुत ख्याल रखती थी। शुरू शुरू में बहुत खुश थी मैं कि मुझे पापा मिल गए और माँ भी बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें इतने अच्छे पति मिले। उनकी बेटी का भी ध्यान रखते हैं। पर मुझे नहीं पता था भाभी कि भैया के पापा के मन में इतनी गंदगी भरी हुई है। मधु कहने लगी, जब मैं 13 साल की हुई तो जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि क्या सही है क्या गलत है। उस समय मुझे समझ आ रहा था कि भैया के पापा मुझे अच्छे से छू रहे हैं या खराब से। उन्होंने मेरी माँ की मौजूदगी में ही बहुत बार मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने माँ को बहुत बार कहा था कि मुझे आप दोनों के साथ नहीं सोना, पर मेरी माँ को लगता था राज भैया के पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे अपने साथ सुलाना चाहते हैं। तो वह भी मुझसे यही कहती थी कि मैं भी उनके साथ सो जाऊं। जबरदस्ती वह मुझे अपने साथ सुलाते थे। माँ को गहरी नींद में सो जाने के बाद वह मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देते थे। बहुत दिन बाद सब कुछ सहने के बाद एक दिन मैंने माँ को सब कुछ बताया। मेरी माँ ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुझे कुछ गलत फहमी हुई है। समय के साथ साथ मैं जवान हो गई। मेरी उम्र करीब 16 साल की थी जब भैया के पापा ने मेरे साथ सारी सीमाएं तोड़ दी। उस दिन घर में कोई नहीं था। मैं चिल्लाती रह गई थी, पर मेरी आवाज़ सुनकर कोई नहीं आया। कुछ समय में माँ बाजार से वापस आई और भैया के पापा को इस हाल में देखा तो इसके बावजूद मुझ पर भरोसा करने की बजाय अपने पति पर भरोसा किया और हर बार की तरह मुझे ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मैंने उनके पति को फंसा लिया है। उस दिन मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर वह मेरी एक बात नहीं सुन रही थी। वो कहने लगी कि मैंने अपनी ही माँ का घर तोड़ दिया, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था भाभी। खुद कई सालों से यह सब कुछ मैं झेल रही थी। माँ ने मुझे ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदार मान लिया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो हम सबको छोड़कर चली गई। हॉस्पिटल में रहने के दौरान उनको इस बात का एहसास हुआ कि मैं सही थी और उनके पति गलत। उन्होंने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी थी, लेकिन मुझे उनकी माफ़ी नहीं चाहिए थी। अगर मेरी माँ ने मेरी बातों पर यकीन किया होता तो आज मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता और उन्होंने हमेशा ही मुझे गलत समझा। माँ के जाने के बाद तो भैया के पापा ने यह सब कुछ हर रोज़ करना शुरू कर दिया। एक बार तो मुझे लगा कि मैं घर छोड़कर ही चली जाती हूँ। कोशिश भी की, पर घर के दरवाजे से ही वापस आ गई। मैं अकेली थी, जानती थी यहाँ मेरा कोई भी नहीं था और लड़कियों के लिए तो बाहर की दुनिया में लाखों दरिंदे बैठे हुए हैं। मैं चुपचाप घर में ही बैठ गई। फिर मैंने सोच लिया था कि शायद यही मेरी किस्मत है, इसलिए मैंने विरोध करना भी बंद कर दिया था। वह कहने लगी कि मैंने डर के मारे यह बात भैया को भी नहीं बताई।
मुझे डर था कि आखिर वह भी तो उन्हीं के बेटे हैं, वह शायद ही मेरी बात पर यकीन करते हैं। अगर वह मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो मुझे घर से बाहर निकाल देते, तो मैं कहाँ जाती? मेरा कोई नहीं था। मैंने तुरंत मधु को अपने गले से लगा लिया। मैंने मधु को भरोसा दिलाया, तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने यह बात मुझे पहले ही बता दी होती तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करती। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि भाभी, जब मेरी सगी माँ ने मेरी मदद नहीं की, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं आपसे कैसे उम्मीद करती कि आप मेरी बात समझोगी। यह रात जैसे तैसे मैंने और मधु ने उस बंद कमरे के अंदर गुजारी। मुझे बस अब सुबह होने का इंतज़ार था। जैसे ही सुबह हुई और राज घर में आए, मैंने हिम्मत करके राज को सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे पता नहीं था कि वह किस तरीके से रिएक्ट करेंगे इस बात पर, लेकिन जब मैंने राज को पूरी बात बताई तो उनके लिए इस बात पर यकीन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि वह मधु को बचपन से ही जानते थे। मधु बहुत खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन समय के साथ साथ बहुत शांत और गुमसुम हो गई थी। राज गुस्से में लाल हुए जा रहे थे। गुस्से में ही चिल्लाते हुए अपने पापा के कमरे की तरफ गए। जब उन्होंने अपने पापा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो बिस्तर पर आराम से उनके पापा लेटे हुए थे। जब बहुत आवाज़ देने के बाद भी वह नहीं उठे तो राज उनके पास गए। उन्हें ज़ोर ज़ोर से हिलाया तो पता चला उनके शरीर में कोई हरकत ही नहीं है। राज ने डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो पता चला वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उनको दिल का दौरा पड़ा था। वह जान चुके थे कि अब उनकी सच्चाई उनके बेटे के सामने आ जाएगी। शायद वह अपने बेटे को मुंह नहीं दिखा सकते थे और उसी डर से दुनिया को छोड़कर चले गए। आज के ज़माने में लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि बहुत ही आसानी से दोबारा शादी कर लेते हैं। लोग अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते, उनके छोटे से मन पर क्या असर पड़ेगा, उन्हें अपनी सौतेली माँ के साथ क्या कुछ नहीं देखना पड़ेगा। उनका छोटा सा फैसला उनके बच्चों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। पति पत्नी एक दूसरे को बहुत ही आसानी से छोड़ देते हैं, बिना यह सोचे कि बच्चा अपने माँ बाप से अलग होकर कैसा महसूस करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा अपने बच्चों पर भरोसा रखें। अगर आपका बच्चा आपको कोई भी बात बता रहा है तो शांति से सुने और बच्चे की बात पर यकीन करिए। आपको अगर उसकी बात पर यकीन ना हो तो खुद से एक बार तसल्ली कर लीजिए।